हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम प्रश्नों को केवल सिर्फ हल नहीं करेंगे, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि आप किसी भी परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकें। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि तो पहली बात तो प्रियम्बल से संबंधित है, तो प्रियम्बल आपको याद होनी चाहिए। प्रस्तावना जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रस्तावना जब आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा होगा प्रस्तावना को, तो उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जो कि बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, यह भी सही है। अवसर की समानता की बात कही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार की बात नहीं कही गई है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कहा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, यानी कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की और कितने प्रकार की समानता और बंधुत्व को उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। तो यानी कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार के न्याय की बात अगर हम करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो सबसे पहले आ जाएगा 3 प्रकार का न्याय। अगर सॉल्व करना चाहे तो यहीं से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, लेकिन फिर देखते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर हम वही समानता को देखें, तो समानता को देखें तो यहाँ पे तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर हम बंधुत्व को देखें, तो बंधुत्व को सिर्फ बंधुत्व ही शब्द यूज किया गया है। इसी तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1, जो कि यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। अगला प्रश्न है, भारत में लोकहित सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जैसा कि आप सब देखे होंगे कि हम भारत के लोग यहाँ से हमारी संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। बी द पीपुल ऑफ इंडिया। बी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्रमबद्ध वर्णन है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा देखते हैं। या तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि यह होगा नहीं। क्या है? यहाँ पे देखिए, अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी, आपका सही उत्तर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्र संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से इसका
वर्णन करना है, तो हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धार्मिक न्याय। संविधान में कहीं धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय को वर्णित किया गया है? जैसा कि अभी हम सबने देखा कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय सभी नागरिकों को प्रदान करने की बात कही गई है? किस प्रकार की न्याय है जो सभी नागरिकों को प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो यह जो है कि अभिव्यक्त करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? कौन सा भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। तो जो प्रियम्बल है, भारत की प्रस्तावना है, वहां पे आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं कही गई है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता, जो कि ISPT में 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारत की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सामाजिक समता। सामाजिक समता की बात नहीं कही गई है कहीं पर भी, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ए, जो कि उत्तर प्रदेश PCS प्री पहले ऑप्शनल जो होता था वह ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, यानी ऑप्शन के हिसाब से होता था, तो इसलिए वहां पे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द है जो भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन, यानी लोकतांत्रिक सरकार। यह उत्तर यह नहीं कहा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संघी, यानी कि प्रस्तावना में संघी शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत की संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। कौन सा, क्या सुनिश्चित करना है? यहाँ पे देखिए सामाजिक आर्थिक न्याय सही है, विचार की स्वतंत्रता सही है, अवसर की समानता सही है, व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता, तो इसलिए आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी चारों। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, और अवसर की समानता की बात कही गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात कही, इसीलिए आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी चार।
अगला प्रश्न है कि भारत में समस्त राजनैतिक सत्ता का स्रोत है। भारत में समस्त राजनैतिक सत्ता का स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनता। जनता जो है राजनैतिक सत्ता का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का सार निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का सार निहित है, तो किसमें निहित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में निहित है। तो अब आपके सामने दिख रहा होगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श और दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श और दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य। यह बिल्कुल सही है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। इस आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। 1 और 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। कुछ शब्द हैं, इन पे विचार करना है। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, संप्रभु, पंथनिरपेक्ष। इन्हें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देखिए, प्रजातांत्रिक का मतलब हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, तो इस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पे संप्रभु यानी प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सबसे पहले सी है बी में, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सी, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद बी प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक, उसके बाद ए समाजवादी। इस तरीके से आपका सही उत्तर बी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यमवादी। इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिव्यक्ति है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिव्यक्ति है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि भारत में धर्म और राज अलग है। इनका जो है कि कोई किसी के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी भारत में धर्म और राज्य दोनों अलग हैं, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात कही गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन एक भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना बी। संविधान की प्रस्तावना में जो है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में नहीं है, संविधान में सही है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है, तो इस तरीके से देखिए। सबसे पहला उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और संविधान द्वारा पारित किया गया था।
जो अंततः प्रस्तावना बन गया, जो कि अंततः प्रस्तावना बन गया। तो यह बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। प्रस्तावना में निहित आदर्श समाजवाद, पंथनिरपेक्ष न्याय आदि है, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, यह भी ऑप्शन आपका सही है। प्रस्तावना नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाहित करती है, ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 ए। 1 2 3 जो है कि तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व के शब्द प्रेरित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता तथा प्रभुत्व के शब्द प्रेरित हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला देखिए कि प्रस्तावना में स्थिति की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल यह सही बात है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की अभिव्यक्ति प्रारंभ से प्रस्तावना में नहीं थी। एकता और अखंडता की अभिव्यक्ति, बिल्कुल यह सही बात है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। उपर्युक्त शब्द संविधान संशोधन 1977 में जोड़े गए। उपर्युक्त शब्द जो है 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उन्नीस में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? निम्नलिखित में से कौन से शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यह शब्द जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है देखिए आपके सामने कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब आपके सामने देखिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 में सम्मिलित नहीं था? 1975 में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे देखिए तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है उसी तरीके का। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द 1975 में सम्मिलित नहीं था, यानी कि उसको 1976 में जोड़ा गया। 1975 में नहीं था, 1976 में उसको जोड़ा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा होगा आपको। 26 जनवरी 1950 को भारत को प्राप्त नवीनतम संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत को प्राप्त नवीनतम संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी,
संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह नहीं थे? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? जैसा कि जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए कौन से शब्द नहीं थे। आपका जो है कि अखंडता नहीं था, अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया। उसके बाद जो है कि समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1 2 3। अगला प्रश्न है संविधान के मूल प्रस्तावना में निहित शब्द है। संविधान की मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द निहित है जो मूल प्रस्तावना है, जिनमें बाहर से कुछ भी नहीं जोड़ा गया था? यहाँ पे देखिए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, बी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जो मूल प्रस्तावना में अंतर्निहित शब्द है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि संविधान के निर्माताओं की मंशा निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित थी? संविधान निर्माताओं की मंशा निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित थी, या फिर इनका जो निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उद्देशिका, प्रियम्बल या संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखिए आपको दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सही हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसका सही उत्तर है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। प्रस्तावना संविधान द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्देश्य को स्पष्ट करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना उस स्रोत का संकेत देती है जिससे संविधान अपनी सत्ता प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत की संविधान की प्रस्तावना उसके आगे कौन सा शब्द जुड़ेगा? संविधान का भाग है लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। यह जो संविधान का भाग तो है लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। जैसे आर्टिकल होता है, इस आर्टिकल में मौलिक अधिकार है, इस आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्व है, इस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य है। इस तरीके से संविधान के लिए कोई कानूनी जो है कि प्रभाव नहीं है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान की रचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की रचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि प्रस्तावना के अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण अनेक उद्देश्य हैं। उसके बाद संविधान द्वारा स्वीकृत नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रचना पर प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि संविधान को भारत की जनता द्वारा अंगीकृत किया गया है, इसका सही उत्तर है। तो इसलिए आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना उपयोगी है क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और दर्शन की जानकारी मिलती है। संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और दर्शन की जानकारी मिलती है, इसलिए प्रस्तावना बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है? संविधान के वो बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय था, किस निर्णय में जो है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस जो है केस में जो प्रस्तावना है हमारी, उसको संविधान का अंग माना गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के संविधान के किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, यानी किस केस में निर्णय में जो है प्रस्तावना को संविधान का एक अंग माना गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसी केस के दौरान जो है कि प्रस्तावना के संविधान का अंग माना गया है। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में जो है कि संविधान का भाग है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इस वाद में। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसने कहा था कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरूबारी यूनियन मामला, जो कि 1960 में आया था। बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में। तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा संविधान की विधिक प्रकृति क्या है, यानी जो संविधान की विधिक प्रकृति क्या है। संविधान की विधिक प्रकृति क्या है कि लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि यह लागू नहीं किया जा सकता। यह इनफोर्सिबल है, यह प्रवर्तनीय नहीं है, इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय को किस भाग में, मतलब आर्थिक न्याय को किस भाग में प्रदान किया गया है। आर्थिक न्याय को किस भाग के द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। उद्देशिका और नीति निदेशक तत्व यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का उद्देश्य घोषित किया गया है। निम्न में से किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का उद्देश्य घोषित किया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व। प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व, आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या निम्नलिखित में से किस में की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। बिल्कुल सही बात है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, यह भी सही बात है, दोनों। तो इस तरीके से हम देखेंगे उपर्युक्त सभी। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए, तो इसको ऐड कर लीजिएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, देखिए आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियम्बल, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका और सबसे लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की आत्मा कहा है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। इस तरीके से हमने आज कुल 46 प्रश्न देखा जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कि इसको आगे आने की संभावना भी है। तो बच्चों यह रहे कुछ हमारे प्रियम्बल से संबंधित यानी प्रस्तावना से संबंधित पूछे गए प्रश्न और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो इस तरीके से यह जो है कि चैप्टर प्रियम्बल का जो एमसीक्यू है यह कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट में। तो अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास में जुड़े।
जहां हम संविधान के आगे भाग को डिस्कस करेंगे। तो अब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए।